हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ममता शर्मा। क्लासेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं संज्ञा, जिसको हम शुरू से ही पढ़ते आते हैं। क्लास थर्ड से यानी सेकंड या थर्ड से हम इसको पढ़ते हुए आते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज के हम इस वीडियो में अच्छे से इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि संज्ञा होती क्या है। तो देखेंगे, संज्ञा का अर्थ होता है नाम। क्या होता है? नाम। वो नाम किसी व्यक्ति का हो सकता है, किसी वस्तु का भी हो सकता है, स्थान का हो सकता है और या किसी भाव का हो सकता है। ये जो व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान के नाम होते हैं, उन्हीं को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये सभी जो शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं? वो संज्ञा कहलाते हैं। अब उसकी हम देखते हैं परिभाषा। ठीक है, परिभाषा देखते हैं। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ एक बात आती है कि हम संज्ञा को पहचानेंगे कैसे? संज्ञा की पहचान क्या होती है? तो देखेंगे हम संज्ञा की क्या पहचान होती है। निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर हम संज्ञा को पहचान सकते हैं। कैसे? कि कुछ संज्ञा शब्द जो कुछ संज्ञा शब्द होते हैं, कुछ तो प्राणीवाचक होते हैं और कुछ अप्राणीवाचक होते हैं। अब जो प्राणीवाचक वाले होते हैं वो कौन से होते हैं? प्राणीवाचक हैं, जैसे रमेश है, चिड़िया है, आदमी है, गाय है, भैंस है ना, कुछ भी हो सकता है। यानी जो सजीव हैं, जिनमें प्राणित्व है, जो सांस ले सकते हैं, जो सजीव है, जिनमें जान है, उनको कहते हैं हम प्राणीवाचक। ठीक है, और अप्राणीवाचक किसको कहते हैं? मकान है, रोटी है, पुस्तक है, रेलगाड़ी है, जो निर्जीव हैं, उनको कहते हैं हम अप्राणीवाचक। तो संज्ञा को कैसे पहचानेंगे? कुछ अप्राणीवाचक भी हो सकते हैं, कुछ प्राणीवाचक। ठीक है, दूसरा देखते हैं, कुछ संज्ञा शब्दों की गणना भी की जा सकती है। जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं ना, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ पे कुछ शब्दों की जो है गणना की जा सकती है, कुछ शब्दों की गणना नहीं की जा सकती। गणना का अर्थ होता है गिनती करना। ठीक है, तो जैसे पुस्तक है, केला है, आदमी है, बकरी है ना, बहुत सारी चीज़ें जिनको हम गिन सकते हैं। कोई भी चीज़ हो सकती है जिनको हम गिन सकते हैं, उनको तो हम गणना उनकी कर सकते हैं। इसलिए ये जो शब्द हैं वो गणनीय शब्द कहलाते हैं, यानी काउंटेबल कहलाते हैं। और जो बाकी के जो चीज़ें, जैसे हवा है, दूध है, प्रेम है, गंदगी है, इन हम चीज़ों को नहीं गिन सकते, क्योंकि इनकी कोई संख्या नहीं होती। हम कैसे गिनेंगे भाई? इनको नहीं गिन सकते ना, तो इनको हम कहते हैं अगणनीय संज्ञा। ठीक है, संज्ञा शब्द से पहले विशेषण का भी प्रयोग हो सकता है। जैसे काला कुत्ता है, नई कार है, युवा लड़का है। तो इस तरीके से हम संज्ञा से पहले विशेषण शब्द भी आ सकते हैं। और अब देखेंगे हम अपने मुख्य बिंदु देखेंगे, संज्ञा के भेद। देखिए, यहाँ पर संज्ञा के वैसे मुख्यतः 3 भेद बताए गए हैं। कितने भेद बताए गए हैं? 3 भेद बताए गए हैं। लेकिन दोस्तों, आप इसे ध्यान से सुनिएगा। 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब जो जातिवाचक संज्ञा है, इसमें अंग्रेजी ग्रामर के हिसाब से कुछ लोग 2 भेद और मानते हैं, जो द्रव्यवाचक संज्ञा है और समूहवाचक संज्ञा है, जिसको हम डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 भेद पढ़े थे हमने: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा देख लेते हैं एक बार। जिस संज्ञा शब्दों से, यानी वे शब्द जिनसे किसी विशेष व्यक्ति, या परिभाषा को ध्यान से देखिएगा, किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध होता हो, उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिससे किसी विशेष चीज़ का पता चलता हो, वो व्यक्ति भी हो सकता है, स्थान भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकती है। जैसे हम देखेंगे तुलसीदास। तो तुलसीदास क्या है? ये जो तुलसीदास नाम है, किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है। ये ताजमहल है, एक विशेष चीज़ है ना, किसी चीज़ का, एक अकेली चीज़ का बोध करा रही है। आगरा है, शहर तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक निश्चित चीज़ का बोध करा रही है। वो क्या है? आगरा, यानी एक शहर का नाम बता रही है। तो जैसे गंगा है, तो इसका नाम पता चल रहा है। अर्थात यहाँ कहने का मतलब ये है
कि जो शब्द किसी विशेष चीज़ का बोध कराएं, व्यक्ति का, वस्तु का या स्थान का बोध कराते हों, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। दूसरा देखेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा यानी जिन शब्दों से वस्तुओं, प्राणियों, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता हो, उनको हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी विशेष का बोध कराया जाता है, व्यक्ति, स्थान, वस्तु। अब जातिवाचक संज्ञा में क्या है, संपूर्ण जाति समूह का बोध कराया जाता है। जैसे कुत्ता दौड़ रहा है, अब जहाँ कुत्ता है ये तो संज्ञा है, सबको पता है, लेकिन कुत्ता कुत्ते जो होते हैं बहुत तरीके के होते हैं, है ना, कलर भी अलग होते हैं, वैरायटी भी अलग होती है। तो यहाँ कुत्ते की संपूर्ण जाति का बोध कराया, किसी एक कुत्ते के बारे में नहीं बताया जा रहा है, उसकी संपूर्ण जाति का बोध कराया जा रहा है। जैसे नदी बह रही है, अगर यहाँ पे कोई नाम होता, जैसे गंगा बह रही है, यमुना बह रही है, सरयू बह रही है, कावेरी बह रही है, तो यहाँ किसी व्यक्ति विशेष का नाम होता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती। लेकिन यहाँ जो है सिर्फ नदी की बात कह रही है, और नदी में हम सारी नदियों को समाहित कर लेते हैं, जिसमें कोई भी नदी हो सकती है। सिर्फ यहाँ किसका बोध हो रहा है, नदी जाति का, यानी नदी का बोध कराया जा रहा है कि वो नदी कोई भी हो सकती है, इसका नाम नहीं है, यानी संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है यहाँ पर। फल खाना अच्छा लगता है, भाई कोई भी फल हो सकता है, नाम तो दिया नहीं है। तो संपूर्ण जाति का अर्थात कहने का मतलब ये है कि जिन शब्दों से किसी वस्तु, प्राणी या स्थान की संपूर्ण जाति समूह का बोध होता हो, वो कहते हैं, उनको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। अगला है, जैसे हमने बताया था, जातिवाचक संज्ञा में हिंदी में संज्ञा के उपयुक्त 3 ही भेद माने गए हैं। कितने भेद माने गए हैं? 3 भेद माने गए हैं। पर अंग्रेजी के व्याकरण के प्रभाव से कुछ लोग संज्ञा के 2 भेद और भी मानते हैं। वो कौन कौन से हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ठीक है। अब देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा। जिन शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ आदि का बोध होता हो, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना है ना, ये पदार्थ है, किसी धातु या द्रव्य पदार्थ का बोध होता हो, जैसे सोना है, चांदी है, कोई भी द्रव्य हो सकता है, तेल है, पेट्रोल है, घी है, दूध है, ये हमारे किस में आते हैं? ये द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जिन शब्दों के, जो शब्द किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हों, वो होते हैं हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है। दूसरा देखेंगे समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हों, यानी जो शब्द किसी भी समुदाय का या फिर किसी भी समूह का बोध कराते हैं, वो कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। अब जैसे एक चीज़ से तो समूह बनेगा नहीं, जैसे कक्षा है तो भाई एक बच्चे से तो कक्षा बनेगी नहीं, उसमें बहुत सारे बच्चे होंगे तभी तो कक्षा बनेगी। तो यानी समूह बनेगा, ग्रुप बनेगा, यानी समुदाय होगा पूरा, वहाँ होगी हमारी समूहवाचक संज्ञा। अब जैसे भीड़ है, भीड़ एक आदमी से या 2 आदमी से लग जाएगी? नहीं लगेगी, क्योंकि भीड़ तो भाई बहुत सारे आदमी से लगता है। तो यानी यहाँ पर समूह का बोध कराते हैं। अब जैसे सेना है, सेना में एक सैनिक थोड़ी होगा, 2 सैनिक थोड़े होंगे, उसमें सेना की बहुत बड़ी टुकड़ी होती है। जैसे गुच्छा है, अंगूर का गुच्छा है, एक अंगूर से तो गुच्छा नहीं बनेगा, बहुत सारे अंगूर होंगे तभी तो उसका जो गुच्छा बनेगा। लकड़ियों का गट्ठर है। इस तरीके से जो समूह का बोध कराते हों या समुदाय का बोध कराते हों, वो होती है हमारी समूहवाचक संज्ञा। ठीक है। अगला देखेंगे, अगला है भाववाचक संज्ञा। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा हम पढ़ चुके हैं, जातिवाचक संज्ञा पढ़ चुके हैं, लास्ट पढ़ रहे हैं भाववाचक संज्ञा। तो जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के गुण दोष, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु के, और या कोई पदार्थ भी हो सकता है, उसके गुण दोष या उसकी अवस्था या उसकी स्थिति या उसका स्वभाव, दशा आदि का बोध होता है, वहाँ होता है हमारी भाववाचक संज्ञा। तो जैसे सैनिक वीरता से लड़े, तो यहाँ किसका बोध हो रहा है? वीरता, यानी उनके गुण का पता चल रहा है। कैसे लड़े? वीरता से लड़े। ईमानदारी एक सर्वोत्तम गुण है, क्या पता चल रहा है? ईमानदारी एक सर्वोत्तम गुण है, यानी ईमानदारी का भाव पैदा हो रहा है यहाँ। बुढ़ापा कष्टकारी होता है, अर्थात कहने का मतलब है किसी व्यक्ति या वस्तु या पदार्थ की दशा हो, गुण हो, दशा हो, स्थिति हो, है ना, या स्वभाव हो आदि का पता। जैसे राम झगड़ालू है ना, तो उसके स्वभाव का पता चल रहा है ना, कौन है वो? झगड़ालू है। तो यहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु या उसकी
पदार्थ की गुण दोष दशा आदि का वर्णन होता है, वहाँ होती है हमारी भाववाचक संज्ञा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने संज्ञा पढ़ी थी, उसकी परिभाषा पढ़ी थी, उसके भेद समझे थे। मैं आशा करती हूँ कि आपको मैं अच्छे से समझा पाई हूँ और आपने भी इसे अच्छे से समझा होगा। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। प्लीज़ से मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम और अगले कंटेंट में लेके आऊँगी। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। ओके, टेक केयर।